तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों के लिए फिर से एक अपडेट हम लोगों के लिए एक बड़ी अजीब है। भारत ने ईरान के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक पोर्ट बनाया था जिसका नाम था चाबहार पोर्ट, जो कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर थे नहीं और पाकिस्तान के अंदर से आके व्यापार करना हमारे लिए मुश्किल था। पाकिस्तान के आसपास के जो समुद्र थे उन रास्तों का भी उपयोग करना हमारे लिए मुश्किल था। तो ऐसे हाल में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भारत से सीधा अफगानिस्तान निकलें और अफगानिस्तान से फिर घूमते हुए ईरान के रास्ते वहाँ एक पोर्ट बना लें और पोर्ट बनाने के बाद वहीं जो जहाज़ हैं हमारे आके खड़े हो जाएंगे और जहाज़ जब हमारे खड़े हो जाएंगे तो फिर वहीं से तमाम माल मटेरियल हमारा आ जाएगा, रास्ता बचेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम और कॉस्ट कटिंग, ये तमाम चीज़ें हमने सोची थी। और सोचने के बाद चाबहार पोर्ट पे हमारे देश की सरकार काम करना शुरू करती। ईरान के अंदर हज़ारों अरब डॉलर खर्ब हुए, मतलब ख़त्म हुए। उसके बाद अचानक से साल 2018 में अमेरिका और ईरान के जब तल्खियात बढ़ते हैं, तब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगाए, लेकिन भारत से ताल्लुकात जब अमेरिका के अच्छे थे तो अमेरिका ने कहा कि आप लोग व्यापार कीजिए और अपना चाबहार पोर्ट जो है उसको बढ़ाइए। अभी बातें जब भारत ने सुनी तो भारत को लगा कि भाई चलो मामला ठीक है, काम करते हैं। लेकिन इसी बीच साल दर साल गुजरते रहे, भारत पैसे लगाता रहा, इन्वेस्टमेंट करता रहा। लेकिन इसी सितंबर साल 2025 में अचानक से अमेरिका ने भारत को अल्टीमेटम थमा दिया और कहा कि 6 महीने का वक्त है, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इसको हम सीज कर रहे हैं। अब अभी की रिपोर्ट ये है कि भारत धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर पैक कर चुका है और वहाँ से निकल रहा। यानी जिस उम्मीद के साथ हमने चाबहार पोर्ट पे हज़ारों डॉलर खर्च किए, करोड़ों डॉलर, हज़ारों करोड़ डॉलर उसमें लगा होगा एक पोर्ट बनाने में, फाइनली हमारा वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। और ईरान, अमेरिका और भारत, ये जो अजीबोगरीब लड़ाई चल रही है, मतलब भारत से भी अमेरिका अच्छा खासा नाराज़ या फिर भारत के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा। और नाराज़ क्या, कोई शादी का फूफा तो है नहीं भाई, वो नाराज़ रहे। लेकिन आज पूरी दुनिया में लगभग उसकी मोनोपोली है और जो अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं उनसे भी हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें चाइना का, तो चाइना से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर है नहीं। इकलौता रशिया है, तो रशिया से भी हमारे ताल्लुकात धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, चूँकि रशिया से भी तेल लेना हमने कम कर दिया है। तो ऐसे हाल में अब सवाल वही है कि भारत क्या करे। अमेरिका के पास जाए तो पूरी दुनिया कहेगी कि देखो झुक गए, और अमेरिका के खिलाफ जाए तो चाइना से वैसे ही हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और चाइना ने तो हाल फिलहाल में फिर एक घाटी पे दावत ठोका है, अरुणाचल प्रदेश का मामला चल ही रहा है। तो ऐसे हाल में स्थिति बड़ी बुरी है, देखते हैं क्या होता है। खैर, एक अपडेट थी, लेकिन एक अपडेट और है। आपको याद होगा डीएसपी कल्पना वर्मा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और उनके एक वकील ने मुझसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद तमाम जानकारियाँ उन्होंने शेयर की और कहा कि चूँकि आपने वीडियो में बताया कि कल्पना वर्मा की गलती, हालांकि मैंने बताया नहीं था, मैंने तो जो न्यूज़ थी वही दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि अभी ये सबूत हैं और एक बार इन सबूतों को आप देखें और अपनी ऑडियंस को एक बार क्लियरिफाई कर दें, ताकि कल्पना वर्मा की जो बेइज्जती हो रही है या फिर मानहानि हो रही है वो तमाम चीज़ें ना हो। तो मैंने सबूत देखे और सबूत वास्तव में जेन्युइन थे। जिस शख्स के ऊपर पूरा आरोप लगा है, उन सबूतों के आधार पे वो शख्स सच में एक आपराधिक किस्म का आदमी है, और दीपक टंडन जिनका नाम, और जानबूझ के कल्पना वर्मा को डिफेम करने के लिए उन्होंने साजिश रची। लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई कल्पना वर्मा फिर उन पे एक्शन लें, न्यूज़ जो आएगी आदमी दिखाएगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। बहरहाल जो सबूत वकील साहब ने भेजे उसके हिसाब से कल्पना वर्मा वास्तव में निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है और ये मामला विचाराधीन है। तो मुझे लगा कि दोनों चीज़ें आपके सामने आज क्लियर कर देनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी इतनी अजीब है कि पूरी कहानी आपको सुना दूंगा। ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार कोई कहानी भी नहीं थी, फालतू ये सुनाए। लेकिन यकीन मानिए इस कहानी से हर इंसान आज पीड़ित है और इस कहानी को हर आदमी को समझना चाहिए। और पहली बार कहूँगा कि इस कहानी को हर एक घर में शेयर करना चाहिए, क्योंकि कत्ल भी है, मौत भी है, आरोपी के बारे में भी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे देश का कोई भी कानून उस आरोपी को सज़ा नहीं दे सकता। अब आप सोच के देखिए कि ऐसा क्राइम जिसमें 2-2 मौतें हो जाएं और आरोपी को कोई सज़ा ना हो तो फिर क्या कहा जाए। पेश है पूरी कहानी। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है झांसी, काफ़ी मशहूर है। झांसी किसी नाम पहचान की मोहताज तो है नहीं। और उसी झांसी में एक थाना लगता है सागर गेट, और इसी सागर गेट थाने में
जो कोतवाली इलाका है उसी में एक जगह लगती है सागर, और इसी इलाके में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था राम बाबू कुशवाहा। उनका इकलौता एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुवराज कुशवाहा। घर में 2 बेटियां थी, एक का नाम विशाखा, एक का नाम प्रिंसी। यानी टोटल 5 लोग का परिवार। एक राम बाबू की पत्नी, एक बेटा ध्रुव, बिटिया विशाखा, एक दूसरी बिटिया प्रिंसी। 5 लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। राम बाबू कुशवाहा ऑटो चलाते थे। ऑटो चला के जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इधर धीरे धीरे जब ध्रुव बड़ा हुआ तब उसे लगा कि क्यों ना परिवार की मदद की जाए। और खान सर का एक कोट है, एक लाइन है कि शिक्षा एक लगाम है जो अमीरों पे ही अच्छी लगती है। एक गरीब आदमी पढ़ाई लिखाई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कुछ मांगे या ना मांगे टाइम बहुत मांगती है। और ये ब्रूटल सच्चाई है कि आप 18 साल तक अपना 12th कंप्लीट करेंगे, फिर कम से कम एक अच्छी जॉब के लिए 1 साल तैयारी आप करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे एक अच्छे कॉलेज से। अगर आपको BA BSc नहीं करना है, बीटेक या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उसके लिए भी आपको 1 साल मिनिमम तैयारी चाहिए। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होंगे वो जो ऐसे निकाल दें। उसके बाद 4 साल मिनिमम आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। तो 18 1 19 4 23। उसके बाद फिर आप PG की तैयारी करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे PG मायने रखता है। और अगर नहीं भी करेंगे तो कम से कम 1-2 साल तक आप तैयारी करेंगे या फिर इधर उधर नौकरी के लिए जूझेंगे, तब जाके आपको ठीक ठाक नौकरी मिलेगी। तो 25 साल 26 साल की उम्र गरीबी की हालत में कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, खासकर ऐसा आदमी जिसका बाप रिक्शा चला रहा हो। तो ध्रुवराज को भी लगा कि शायद अब पढ़ने लिखने का कोई खास फायदा है नहीं, और ध्रुवराज ने भी कंपनी में ज्वाइनिंग ले ली। 8-10 हज़ार रुपये पे वो मासिक शुल्क पे काम करने लगा। परिवार वालों को लगा कि चलो शायद स्थिति सुधर जाएगी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। इधर बहनें भी जवान हो रही थी। ध्रुवराज को एक टेंशन थी कि भाई बहनों की शादी धूमधाम से करनी है। इसी बीच अभी 7 जनवरी की बात है। परिवार वालों ने प्लान बनाया कि क्यों ना चलो कहीं घूम के आते हैं। और परिवार में अब थोड़ी सी सिचुएशन भी सही नहीं है, तो ऐसे हाल में किसी धार्मिक जगह जाते हैं और जहाँ जाने के बाद मन्नतें मांगते हैं, क्या पता माता रानी सुन लें। इसी उम्मीद के साथ राम बाबू कुशवाहा अपने पूरे परिवार को लेके तैयारी करते हैं कि चला जाए। अब पूरा परिवार तैयार, लोग खुश कि चलो कुछ घूमेंगे कहीं। लेकिन ध्रुवराज ने कहा कि पापा मुझे छुट्टी नहीं है और मैं नहीं चल सकता। परिवार वालों ने कहा कि यार बात करो, 1-2 दिन की बात है, छुट्टी मिल जाए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। इसने कहा कि नहीं पापा, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। मजबूरी में फिर जो राम बाबू कुशवाहा थे ध्रुवराज को घर पे छोड़ते हैं, और राम बाबू कुशवाहा, उनकी पत्नी, दोनों बेटियां निकल जाते हैं कामाख्या देवी दर्शन करने। अब ये कामाख्या देवी दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं, और इधर लगातार बेटे को भी अपडेट देते रहते हैं कि खाना खाया नहीं खाया, हम लोग यहाँ पहुँच गए। बेटा भी फ़ोन करता है, लेकिन 2-3 दिनों से न जाने क्यों ध्रुवराज का फ़ोन लग नहीं रहा था। शुरुआत में 1 दिन तक फ़ोन गया, फ़ोन उठा नहीं, अगले दिन से फ़ोन स्विच ऑफ। अब ये चीज़ें जब पिता ने देखी तो उसको बड़ी चिंता हुई बेचारे को। उसने कहा कि अब क्या करें, इधर दर्शन भी करना है। तो ये हुआ कि आनन फानन में चलो जल्दी से दर्शन करते हैं और घर चलते हैं। आनन फानन में इन्होंने दर्शन किया। उसके बाद ये तमाम लोग घर के लिए रवाना हो गए। घर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। खटखटाया तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, और आवाज़ लगाई। शुरू में कि शायद वो सो रहा होगा या फिर कोई और बात, लेकिन फिर काफ़ी घंटे बीत गए और अंदर से दरवाज़ा खुला नहीं। राम बाबू को चिंता हुई। उन्होंने फिर दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। आसपास के 1-2 लोग और आ जाते हैं। उसके बाद फाइनली दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है उसके बाद ये लोग अंदर दाखिल होते हैं ध्रुव को खोजते हुए। तो ध्रुव अपने कमरे में पंखे से लटका मिलता है, यानी ध्रुव ने अपनी जान ले ली थी। अब जैसे ये चीज़ परिवार वाले देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी। तमाम लोग रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच पुलिस आ जाती है। आने के बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पता चला कि शायद 1 या 2 दिन पहले ही ध्रुव ने काम कर लिया था, चूँकि ठंडक थी, इस वजह से बॉडी डिकम्पोज हुई नहीं और बदबू नहीं फैली। बहरहाल मामला सुसाइड का था, चूँकि घर पूरा अंदर से बंद था,
न कोई स्ट्रगल के निशान, न कहीं कोई चोट, न कुछ। शुरुआत में परिवार वालों को लगा भी था कि शायद किसी ने मार के टांग दिया, लेकिन पुलिस वालों ने जब इत्मीनान से तफ्तीश की तो कहीं से भी कुछ मिला नहीं। अब क्या करें। 1-2 दिन बीत गए। इधर गांव में एक खबर फैल गई कि जो राम बाबू कुशवाहा हैं उनके बेटे ने अपनी जान ले ली। अब गांव में जब ये खबर फैली तो पड़ोस में एक और राम बाबू कुशवाहा थे। उनकी एक 80 साल की मां थी। जब उन्होंने ये बात सुनी कि राम बाबू कुशवाहा के बेटे ने अपनी जान ले ली तो शायद उन्हें यह लगा कि चूंकि उनके भी बेटे का नाम राम बाबू था तो उन्हें लगा कि उनके पोते ने जान ले ली। सदमा लग गया। सदमा लगने के बाद बेनी बाई 80 साल की वो महिला अपना दम तोड़ देती है 2 दिन के अंदर। यानी एक आदमी पंखे से लटक के गया, एक आदमी सदमे से मर गई, एक औरत बेचारी। लेकिन फिर अब सवाल ये था कि आखिर ध्रुवराज ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो इसके बारे में परिवार वालों ने जो कुछ बताया अब आपको मैं बताता हूं और आप डिसाइड कीजिएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हो गई थी 1 साल पहले। 1 साल पहले ध्रुवराज अक्सर जब काम करता तो काम बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता और 18-19 साल की उम्र में जब लड़के मौज मस्ती करते और वहाँ पे कोई जॉब करे, काम करे, तो उसके लिए चीज़ों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ लग्जीरियस लाइफ, इंस्टाग्राम पे तमाम चीज़ें, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, और इधर ध्रुवराज बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा। तो मन में एक लालसा थी कि काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीता। इसी बीच किसी दोस्त ने ध्रुवराज को सलाह दी कि एक काम करो, तुम बैठे रहते हो, बोर हो जाते हो, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लो, टाइम पास करो, रील वगैरह देखा करो। इसे लगा आइडिया सही है। इसने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, उसके बाद आईडी वाईडी बनाई और अपनी जो सबसे अच्छी फ़ोटो होती है उसको पोस्ट किया। आमतौर पे हम लोग यही करते हैं कि भाई जो हमारी सबसे अच्छी फ़ोटो होगी हम वही पोस्ट करेंगे, जो हम सबसे अच्छी जगहों पे गए होंगे वो। ये भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम कितने अमीर हैं। कभी गाड़ियों का शो ऑफ, कभी कहीं घूमने जा रहे तो उस चीज़ का शो ऑफ, कुछ अच्छा खा रहे उसका शो ऑफ, मतलब लग्जरी टू लग्जरी चीज़ें चलती हैं। इसने तमाम चीज़ें पोस्ट करनी शुरू की, लगातार लोगों को फॉलो किया, लगातार फॉलो एक्सेप्ट भी हुई, इसने भी रिक्वेस्ट भेजी, सामने से भी आई। और इसी दौरान एक दीप्ति नाम की महिला की रिक्वेस्ट आती है, एक लड़की की। ये एक्सेप्ट करता है सामने से, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। पहले पोस्ट लाइक, फिर एक दूसरे के बारे में। इसने पूछा मैम आप कहाँ से हो। उस लड़की ने बताया कि मैं राजस्थान के चूरू जिले की हूँ। इसने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी कि आज दिन में ये हुआ, तुमने दिन में क्या किया, तुम स्कूल गई कि नहीं, तुम कॉलेज गई कि नहीं, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा। अब इंस्टाग्राम पे ये बातें होती रहती, लेकिन फिर कभी कोई ऑफलाइन चला जाता, कभी कुछ और हो जाता। इन दोनों को लगा कि यार टाइपिंग वेपिंग में काफ़ी टाइम ख़राब होता है, क्यों ना नंबर एक्सचेंज कर लें। डरते हुए इसने लड़की से नंबर मांगा। लड़की भी काफ़ी समझाती है कि देखो जब तक मैं फ़ोन ना करूँ तुम ना करना, और अपना नंबर दे देती है। नंबर देने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रात भर घंटों घंटों बात होने लगी, और इसी बीच दोनों ने महसूस किया कि शायद वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद ध्रुवराज कुशवाहा ने प्रपोज किया, सामने से लड़की ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बातचीत होने लगी। जब बातचीत आगे बढ़ी तो फिर इसे लगा कि यार मिलते उलते भी हैं, लेकिन ये कहाँ वो कहाँ। ध्रुवराज ने थोड़ा सा रिस्क लिया, ये पहुँच गया झांसी। झांसी गया, अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, 1-2 दिन रुका, वापस आया, फिर गया, फिर आया। दोनों एक दूसरे के प्यार में बेइंतहा सीरियस। एक दिन ज्योति ने कहा कि आओ मेरे मम्मी पापा से मिलो। लड़का खुश पहुंचा, ज्योति के माँ बाप से मिला, और फिर शादी वादी की बात हुई। तो ज्योति के माँ बाप ने कहा कि देखो बेटा मेरी बिटिया जहाँ खुश है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन तुम अपने घर वालों को मना लो। अभी अपने घर पे गए, अपने पिता को सारी चीज़ें बताने लगा। पिता नाराज कि ऐसे तुम कहाँ वहाँ 7 समुंदर पार, जिस परिवार को हम जानते तक नहीं है, ऑनलाइन दोस्ती, तुम शादी करोगे। अब ये जिद पे अटक गया और कहा कि अगर मेरी शादी वहाँ नहीं हुई तो मैं भाग जाऊँगा, मैं कूद जाऊँगा, फांद जाऊँगा, तमाम जो लोग बोलते हैं। पिता ने कहा देखो अगर ऐसे है तो हम एक काम कर सकते हैं, मंदिर में तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन धूमधाम से बारात तो नहीं जाएगी। अब शादी का भूत ऐसा सवार था कि इसने कहा ठीक है, पैसे भी बच जाएंगे, सही है। इसके बाद फिर दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। परिवार वाले पहुंचते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, फिर वरमाला पहनाई जाती है, फिर
वेद पुराण के हिसाब से 7 फेरे, फिर शादी। शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों मियाँ बीवी अपने घर पहुँचे। ध्रुवराज को लगा कि शायद सारी चीज़ें उसकी मुकम्मल हो गई, चूँकि 19 साल की उम्र में 17 से 18 साल में उसको प्यार हुआ था। लड़की तब 17 साल की थी। जैसे बालिग हुई फिर फौरन शादी हो गई। तमाम चीज़ें सही कि भाई प्यार मिल गया। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आदमी सोशल मीडिया पे अपनी लग्जीरियस चीज़ें ही शो ऑफ करता है, तो शायद इसको लगा था लड़की को कि ये बड़ा अमीर है। और 18-19 साल उसकी भी उम्र, उसके भी अपने कुछ ख्वाब, कुछ शौक कि मैं भी ऐसे घूमूं, मैं भी ऐसे ज्वेलरी पहनूं, मेरे पास भी आईफोन हो। अभी अपने पति से डिमांड करने लगी। पति ने कहा, यार घर की स्थिति देख रही हो, कैसे यहाँ पे आईफोन और तमाम चीज़ें आएंगी। अब ये बात ज्योति को बड़ी खराब लगी। इसने कहा कि जब तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते, मेरे खर्चे नहीं उठा सकते, तो शादी का ख्वाब तुम कैसे देख रहे हो। अब इसको बड़ा झटका लगा। जिस पत्नी को अपने जन्म जन्मांतर सुख दुख का साथी बना के लाया था, वो पत्नी तो अब पैसे की बात करने लगी कि पैसे कमाओ, जॉब करो, जो मन वो करो, मेरे खर्चे उठाओ, शौक पूरे करो। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार होने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि 6 महीने के अंदर जो ज्योति थी इनको छोड़ के अपने घर पहुँच गई और इसने कहा कि मैं दूसरी शादी करूँगी। अब ध्रुवराज बेचारा प्यार में पागल, बार बार अपनी पत्नी को मनाता, कहता आ जाओ, परिवार की बड़ी बेइज्जती हो रही है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा कि जब तक तुम पैसे नहीं कमाओगे मैं नहीं आऊँगी और थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी, फिर मैं दूसरी शादी कर लूँगी। अब एक तरफ अपनी गरीबी, दूसरी तरफ अपना प्यार, क्या करे लड़का। समझाते समझाते जब थक गया, समझाते समझाते जब हार गया और कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो फिर इसने अपने आप को ख़त्म करने का फैसला किया। और जब परिवार वाले कामाख्या देवी जाते हैं तो फिर इसी मौके का फ़ायदा उठा के अपने आप को ख़त्म कर लेता है। और इस सदमे से और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पड़ोस की रहने वाली बेनी बाई की भी मौत हो गई। तो आप सोच के देखिए कि सोशल मीडिया से शुरू हुई एक कहानी, 2 मौत, और यहाँ पे कानून क्या करेगा। उस लड़की ने प्रवोक किया नहीं कि तुम अपने आप को ख़त्म करो, पूछताछ होगी, थोड़ी सी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद कुछ नहीं होना है। बेनी बाई की मौत हुई सदमे से, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलना है। किसको पकड़ के आप कहेंगे कि तुमने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। तो इसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और एक कहावत है, लड़कों के लिए अक्सर बनी है कि भैया पहले अपनी जेब भर लो तब तुम मोहब्बत करो। क्योंकि एक शायरी है कि अपनी जेब नोटों से भरी रखो, सच्ची मोहब्बत तुम्हें कदम कदम पे मिलेगी। तो इन्हीं सब घटनाओं के बाद लगता है, खासकर जो लड़के मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी है कि भैया पहले कमा लो यार, नहीं कमाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, कमाओगे तो सारी चीज़ें सही है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी कहानियाँ सुनने के आप शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी घटना के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।